एक अनाथ लड़की की कहानी भाग 3। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठ जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुईं। रोहिणी को एक दम के लिए भी चैन न था। यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छांट में वह बफन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थीं। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह अपनी बेटी है। वह उसे बार बार देखती थी और आँखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुंदर के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समंदर उबड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुंदर की लहरें उमड़ रही थीं। गोया यह भी इस खुशी में शरीक थे। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसने अब की शास्त्री परीक्षा पास की है। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रतन मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ़ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गईं। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हत्थों पर। कुछ मंचले लोगों ने सामियाने की रस्सियां पकड़ी और उन पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कई कुर्सियां टूटी, कई कुर्सियां उल्टी। कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई किसी के नीचे। ज़्यादा तेज़ लोगों में धौल धप्पा होने लगा। जब बीन की सुहानी आवाज़ें आने लगीं, रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग अपनी कोमलता और स्वच्छता, अपनी प्रभावशाली मधुरता, अपनी उत्साह भरी बाणी दिलों पर एक नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे ज़िंदगी की हमेशा याद रखने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ़ की एक आवाज़ ना आई। वहीं ताने कानों में अब तक गूंज रही थीं। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई। दोस्तों की मंडली ने अपनी वक्तृता और आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही अपने बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आकर बैठ गए। कितने ही लोग अपनी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे, पर जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरों के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नज़र दौड़ाई। चुनने वाली आंख रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन अवश्य था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिलीं और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा है। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। वह सारा
हफ्ता कौशल्या देवी ने अपनी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन पर आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, तुझे यह तो ख्याल ही रहा रोहिणी, क्या यहाँ से पूना तक अकेले जाएगी? नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इस शब्दों में ना छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि देखो विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या ना। अब वह खूब जी भरकर अपनी दर्दें दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो वह लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई थी मिटा देंगे। रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोसी की औरतों ने इसकी चर्चा होने लगी। लड़की इतनी सयानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगह से बातें आईं। उसमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने के थे, लेकिन जब रुक्मणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वे यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मणी को उसकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को मुंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को मुंबई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूल की सेज पर ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि में वह रोहिणी के योग्य है। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने इस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उसकी वह प्रेम की बातें, जिसका सिलसिला बम्बई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन था। शाम का वक्त, बसंत का सुनहरा मौसम, पाठशाला के दारो दीवार मुस्कुरा रहे थे और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग उस रूपहल चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसने देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक ना सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैर पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों में प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपटें हवा में उठीं और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी, जिससे वजन सख्ती है, पाबंदी है, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदी के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गईं तो नाच गाने की मजलिस का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए थे। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा होने वाला शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।